तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हम अपने दिमाग में रखते हैं जब हम डेट का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा रीबैलेंसिंग मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। किसी ने मेरे करियर की शुरुआत में रूल ऑफ थंब मुझे सिखाया था कि 100 माइनस योर एज। तो उस दौरान मैं कभी-कभी ये लिबर्टी ले लेता हूँ कि मैं ये रूल को ब्रेक कर दूँ और एक कुछ एक्सट्रीम कॉल ले लूँ। क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव गोल्ड जैसी एसेट क्लास में जाने का यही है कि ये यदि मेरा ₹100 है, मेरा एक्सपोज़र बहुत हाई है और मैंने ₹5 इन्वेस्ट किया, ₹10 इन्वेस्ट किया, तो उसका वो मीनिंगलेस है फिर। उस पे भले ही मैं कितना भी रिटर्न कमा लूँ, वो मीनिंगलेस है। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट महिलाएँ उतनी आत्मनिर्भर नहीं हैं जितनी वो हो सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा के इस एपिसोड में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर डेट, और उनसे हमने पहले भी बात की है, पर आज ये मुलाकात कुछ खास है क्योंकि द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रही है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का NFO। और ऐसे में क्योंकि ये फंड इक्विटी, डेट और कमोडिटीज में इन्वेस्ट करेगा, तो जो डेट पोर्शन है उसे कैसे मैनेज किया जाएगा और डेट आउटलुक क्या है, इन सब बातों पर हम आज उमेश शर्मा जी से चर्चा करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स माय प्लेजर। और आपसे लास्ट टाइम भी मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, काफी कुछ नई बातें मालूम चली थी जी। उस वक्त पर लिक्विड फंड का NFO लॉन्च होने जा रहा था जी। पर आज जो ये फंड है बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी बन गई है। जी जी जी। और यहाँ पर जो ओवरऑल रिटर्न्स आएंगे वो काफी बातों पर निर्भर करेंगे, किस तरह का एसेट एलोकेशन हुआ है जी। क्योंकि जब सिर्फ डेट फंड है तो वहां पर तो डेट ही है, पर यहाँ पर मल्टीपल एसेट्स हैं। पर उस मल्टीपल एसेट्स में से किस एसेट में कितना एलोकेशन होने जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी जी। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि डेट आउटलुक क्या है, आप क्या सोचते हैं आने वाले समय में? क्या रेट कट होगा जी? क्या डेट से इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे? तो किस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए? जी, तो पंकज जी, हमें ऐसा लगता है कि इन टर्म्स ऑफ रेट कट आने वाली दिसंबर पॉलिसी में हमें कुछ अच्छी खबर मिलनी चाहिए। ओके। और अगर यदि आप RBI की लास्ट MPC पॉलिसी में जो उनका कम्युनिकेशन था उसको पढ़ें, या फिर उसके बाद जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, उनके कमेंट्स को ध्यान से सुने, तो उसमें कहीं ना कहीं इस बात का एक खुले तौर पर जिक्र किया गया। सबसे पहले तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। एक उनके ग्रोथ प्रोजेक्शंस होते हैं और एक इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन, जिनको बड़े ध्यान से देखा जाता है। सो ग्रोथ प्रोजेक्शन में हालांकि शुरुआती क्वार्टर के नंबर्स को अपवर्ड रिवाइज किया गया, लेकिन जो आने वाले क्वार्टर्स हैं उसमें उसका जो ट्रेंड था वो नीचे की तरफ था, नंबर 1। नंबर 2, RBI की पिछली लास्ट एटलीस्ट 3 मीटिंग्स में जो भी उन्होंने इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन किए हैं, बोथ ऑन द हेडलाइन एंड देयर एक्सपेक्टेशन विद रिस्पेक्ट टू कोर, सो एक्चुअल हेडलाइन इन्फ्लेशन उससे काफ़ी कम आया है। और यदि हम कोर के नंबर्स को देखें, कोर यानी कि यदि आप हेडलाइन इन्फ्लेशन से फूड और एनर्जी का इम्पैक्ट निकाल देते हैं, बिकॉज ये वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक स्टेबल रहा है। इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने पहली बार एक नए इन्फ्लेशन मेजर का जिक्र किया, जो था कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ गोल्ड। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, गोल्ड प्राइसेस ने काफ़ी अच्छा किया इन द रिसेंट पास्ट, एंड दैट इज शोइंग अप इन द कोर इन्फ्लेशन नंबर्स। तो यदि हम उसको इम्पैक्ट को निकाल देते हैं तो कोर इन्फ्लेशन भी काफ़ी हद तक कंटेन्ड है। ये हुई दूसरी बात। सो इन सब बातों के मद्देनज़र RBI ने कहा कि हालांकि हमने काफ़ी कदम उठाए हैं, रेट कट किया है, CRR कट किया है, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं ऑन द टैक्सेशन साइड, लेकिन इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शंस को देखते हुए हमें लगता है कि, और ओवरऑल ग्रोथ कंडीशंस को हमें देखते लगता है कि हम ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास स्पेस है।
आप याद कीजिए कि इसके पहले की पॉलिसी में उन्होंने कहा था कि देयर इज़ वेरी लिमिटेड स्पेस, और उन्होंने स्टांस न्यूट्रल कर दिया था। इस पॉलिसी में उन्होंने कहा कि देयर इज़ स्पेस, उन्होंने ये नहीं कहा कि कम है या ज़्यादा है, उन्होंने कहा कि देयर इज़ स्पेस। तो आई थिंक वो वेट कर रहे हैं थोड़ी और क्लैरिटी का ऑन द ट्रांसमिशन साइड, नंबर 1। नंबर 2, जो टैरिफ फ्रंट पे काफ़ी अनसर्टेनिटी चल रही है यूएस के साथ, सो आई थिंक उसका कुछ रेजोल्यूशन एक्सपेक्टेड है विद इन दिस मंथ। So basis that they will take a call, but looking at the way the nominal GDP has been coming down continuously, we do feel that there is space for RBI to support growth, और हमें लगता है कि एक 25 बेसिस का रेट कट अगली दिसंबर की पॉलिसी में हमें देखने को मिलना चाहिए। उसके आगे डिपेंड करेगा कि जो RBI गवर्नमेंट के मेजर्स हैं उससे किस तरह का ड्यूरेबल ग्रोथ इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, और दूसरा किस तरह की डील हम यूनाइटेड स्टेट्स से स्ट्राइक कर पाते हैं। तो उस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा, प्लस ग्लोबल कंडीशंस कैसे इवॉल्व होती हैं ये भी हम लोग को देखना होगा। अच्छा, आपका जो ये NF अभी आ रहा है जी, क्योंकि जो एलोकेशन है तो जो सेबी गाइडलाइन है कि 3 एसेट क्लासेस मिनिमम 10% एलोकेशन ईच एसेट क्लास, जी, बट आपके फंड के बारे में मुझे जानकारी है, यहाँ पर आप जो इक्विटी एलोकेशन है वो 35% to 65% के बीच में रखेंगे। तो यानी कि यहाँ पर जो एलोकेशन है, गोल्ड की बात करें या फिर डेट की बात करें, वहाँ पर स्कोप बढ़ जाता है। जी, बट स्कोप तो है कि ज़्यादा कर सकते हैं, बट इस वक्त पर इक्विटी भी, क्योंकि 1 साल से कोई रिटर्न ज़्यादा बने नहीं है, जी, तो आगे उम्मीद लगाई जा रही है कि बेटर होगा। और गोल्ड में भी मुझे लगता है कि द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड की हम एज अ फंड हाउस बात करें तो गोल्ड पर पॉजिटिव हैं। जी। तो ऐसे में डेट के लिए स्कोप कम बचेगा एलोकेशन का, या फिर इस वक्त पर, क्योंकि आने वाले समय में तो पता नहीं, टाइम पर चेंज होता रहेगा, जी, जी, जी। पर इस वक्त पर आप क्या समझते हैं कि इस फंड में, द वेल्थ कंपनी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में डेट एलोकेशन कितना तक रह सकता है? तो देखिए, हम लोग की मार्केट ट्रेडिंग पे डिपेंड करेगा। एज पर रेगुलेशन मिनिमम 10% किसी भी एसेट क्लास में होना है। लाजमी है, तो वो तो ज़रूरी है। उसके ऊपर का फिर हमारे जो इंटरनल मापदंड है, इक्विटी वैल्यूएशन को लेके सर्टेन फैक्टर्स हैं, ऑन द डेट साइड सर्टेन फैक्टर्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग वो एलोकेशन जो है वो टाइम टू टाइम ट्वीक करते रहेंगे। रही बात डेट का एलोकेशन कम या ज़्यादा होने की, उससे एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज हमको कंबाइंड इफेक्ट जो डिफरेंट एसेट क्लासेस इस फंड में काम कर रही है उसका देखना है। जाहिर सी बात है, यदि हम डेट का एलोकेशन कम कर रहे हैं तो या तो हम गोल्ड या कमोडिटीज़ का एलोकेशन बढ़ा रहे हैं, या हम इक्विटी का एलोकेशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव व्यू है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि यदि कोई एसेट क्लास आप कम कर रहे हैं तो उस पर नेगेटिव व्यू है। ये भी हो सकता है कि जो दूसरा एसेट क्लास है उस पर कंस्ट्रक्टिव व्यू ज़्यादा है रिलेटिव टू दिस एसेट क्लास, इज ऑलवेज रिलेटिव टू ईच अदर। अल्टीमेटली द आइडिया बीइंग कि जो कोरिलेशन फैक्टर है डिफरेंट एसेट क्लासेस का, वो काफ़ी कम है, या कभी कभी अपोजिट डायरेक्शन में भी होता है। तो अल्टीमेटली जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इन्वेस्टर को मिलते हैं वो सुपीरियर होते हैं। तो उसी प्रेमाइस पे ये पूरा जो कैटेगरी है ये आधारित है, और उसी हिसाब से ही उसको काम करना है, वो उसका एक नेचुरल कंस्ट्रक्ट है। तो इसमें ऐसा कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, नेगेटिव की बात नहीं थी, पर इस वक्त पर जिस तरह का सिचुएशन है, ऐसे मैंने पूछा कि डेट में किस तरह का एलोकेशन रहने की उम्मीद है। ये तो मैं पता है कि कैटेगरी बनी इसके लिए है, या फ्लेक्सिबिलिटी हो कि डिफरेंट एसेट क्लासेस में आप एलोकेशन घटा बढ़ा सकें जी। बट सिचुएशन के हिसाब से जो आज की स्थिति है उसमें मैंने जानना चाहा था आपसे कि डेट में किस तरह का एलोकेशन होगा। दूसरा सवाल ये है कि ये जो कैटेगरी है यहाँ पर इन्वेस्टर्स रिटर्न से ज़्यादा सेफ्टी की ज़्यादा परवाह करते हैं, कि ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर डाउन साइड रिस्क कम हो जी। क्योंकि यदि आपको ये है कि मुझे बहुत रिटर्न्स कमाने, तो शायद इक्विटी, प्योर इक्विटी, उसमें स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए। जी, जी, जी। और यहाँ पर क्योंकि मल्टीपल एसेट क्लासेस हैं, एसेट क्लास के बीच में कोरिलेशन लो है, जी। तो कोशिश ये होती है कि एसेट क्लास अच्छा नहीं कर रहा है दूसरा करेगा। जी। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि जो डेट एलोकेशन होगा उसमें किस तरह की सिक्योरिटीज जी आप रखेंगे,
रिस्क ज़्यादा होगा या टॉप रेटेड सिक्योरिटीज़ होंगी? किस तरह की सिक्योरिटीज़, डेट सिक्योरिटीज़ यहाँ पर रहेंगी? तो एट द वेल कंपनी म्यूचुअल फंड हमारा एंडेवर रहेगा कि जो भी हाइब्रिड या मल्टी एसेट तरह की स्कीम्स होती हैं, इसमें एक्चुअली डेट का क्या रोल होता है? डेट का रोल होता है एक स्टेबल एंकर प्रोवाइड करना। डेट का रोल होता है कि सही समय पे यदि मुझे इक्विटी एलोकेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइब्रिड फंड चला रहा हूँ, यदि मुझे इक्विटी एलोकेशन इंक्रीज करना है तो मेरी सिक्योरिटी में वो लिक्विडिटी होनी चाहिए कि मैं इक्विटी के लिए वो फंजिबिलिटी पैदा कर सकूं। ओके। तीसरी बात, क्योंकि जो मेरा रिस्क का सोर्स है वो अपने आप में इट्स कमिंग फ्रॉम एन एसेट क्लास which is more volatile but is the potential of much greater return over a period of time. For example, in this case, equity, or if the cycle is right, then gold. Then debt should not become a source of volatility. तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हम अपने दिमाग में रखते हैं जब हम डेट का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इन दोनों तीनों चीज़ों को, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आपको लिक्विड सिक्योरिटीज़ प्रीडोमिनेंटली आपको एम्प्लॉय करनी है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते समय। दूसरा सवाल आता है कि किस तरह की मैच्योरिटी होनी चाहिए। तो ना तो वो बहुत शॉर्ट मैच्योरिटी होनी चाहिए जिसमें कि जो डिज़ायर्ड रिटर्न है वो ही आप अचीव ना कर पाएँ, और ना ही बहुत ज़्यादा लंबी मैच्योरिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि जो वोलेटिलिटी आप कंटेन करना चाहते हैं, या डेट जिसमें इन्वेस्टर्स लुक फॉरवर्ड करता है कि ये मेरी वोलेटिलिटी को कंटेन करेगा और वही सोर्स ऑफ वोलेटिलिटी बन जाए। तो क्रेडिट और ड्यूरेशन में एक्सट्रीम अवॉइड किया जाएंगे, पोर्टफोलियो जो है वो लिक्विड रखा जाएगा। और आइडिया ये रहेगा कि इट बिकम्स लाइक फॉर एग्जांपल अ 2 to 4 ईयर काइंड ऑफ मैच्योरिटी ऑन अ ड्यूरेबल बेसिस। ऑफ कोर्स उस समय आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट इंटरेस्ट रेट्स को लेके, आपकी यील्ड कर्व पे क्या व्यू है उस समय, आपकी कॉर्पोरेट बॉन्ड स्प्रेड्स पे क्या व्यू है उस समय जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे कि एक्चुअल स्वरूप क्या रहता है। समझ गया। बट ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, liquidity definitely, high grade securities, and short to intermediate maturities. एक बात तो आपकी बात से समझ में आ रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा लो क्रेडिट जी नहीं, सिक्योरिटीज़ तो नहीं होंगी यहाँ पर, क्योंकि लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं आप लोग और दूसरी बात सेफ्टी की बात भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, रिटर्न्स तो जनरेट करने हैं जी, बट एट द सेम टाइम लिक्विडिटी यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए जी। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि मैंने इससे पहले इक्विटी पर बात की जी, अपर्णा मैम से भी, और मैंने प्रसन्ना सर से भी बात की पूरा इस फंड को लेकर भी। मुझे आपसे भी जानना है कि आपका क्या मॉडल है इस फंड के लिए जो ये तय करेगा कि एलोकेशन किस हिसाब से होना चाहिए, और दूसरी बात रीबैलेंसिंग कितनी फ्रीक्वेंट होगी। जी। तो देखिए, अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा रीबैलेंसिंग मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। ओके। So at certain intervals, again depending on market conditions. So as I said, on the equity side, there are certain parameters that we track. On the fixed income side, there are certain parameters that we track. On the gold side also, there are certain parameters that we track. So depending on कि वो जो internal model है किस तरह का result throw कर रहा है, उस basis पे वो asset allocation जो है वेरी करते रहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट आई डोंट थिंक वेरी फ्रीक्वेंट एलोकेशन चेंजेस आर डिजायरेबल। ओके। अच्छा, एक बात मुझे पर्सनली जाननी थी आपसे कि जब आप अपना इन्वेस्टमेंट खुद का मैनेज करते हैं जी, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि इन्वेस्टर्स का तो आप डेट का पैसा मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आप किस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो का एलोकेशन डिसाइड करते हैं? तो बेसिकली मेरे पास मिक्स ऑफ इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम है, क्योंकि मैं फिक्स्ड इनकम फंड मैनेजर रहा और सेबी के रूल्स के मुताबिक सर्टेन पार्ट ऑफ योर सैलरी गोज इनटू द फिक्स्ड इनकम। सो बहरहाल वो पोर्शन तो ऑटोमेटिकली पिछले कुछ सालों में क्रिएट हुआ, बोथ बिकॉज आई वाज अ फंड मैनेजर फॉर फिक्स्ड इनकम एज वेल एज हाइब्रिड, तो उसमें मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपोजर मिला। अदरवाइज एक किसी ने मेरे करियर की शुरुआत में रूल ऑफ थंब मुझे सिखाया था कि 100 माइनस योर एज शुड बी योर एलोकेशन टू इक्विटी, एंड दैट यू शुड कीप फॉलोइंग and keep rebalancing over a period of time. Obviously, it depends on
योर ओवरऑल आउटलुक, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स इन टाइम जब आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू होता है किसी भी एसेट क्लास को लेके, तो उस दौरान मैं कभी कभी ये लिबर्टी ले लेता हूँ कि मैं ये रूल को ब्रेक कर दूँ और एक कुछ एक्सट्रीम कॉल ले लूँ, बट इन जनरल वो मैंने फॉलो किया है। बट आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर के लिए जगह है ना? जी जी बिल्कुल, मेरे तो शुरू से ही इन्वेस्टर्स को एडवाइस रही है। देखिए आज की तारीख में गोल्ड काफ़ी चल चुका है, काफ़ी पॉपुलर बन गया है, फोमो है वगैरह वगैरह, लेकिन गोल्ड को हमेशा लॉन्ग टर्म बेसिस पे एज एन इंश्योरेंस और एज अ हेज देखा गया है। सो हमारा लोगों को शुरू से ये सुझाव रहा कि आप 10 से 15% अपने पोर्टफोलियो का आप गोल्ड में रखिए और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसको बिल्ड कर सकते हैं। आज गोल्ड काफ़ी चल चुका है, तो ऐसा नहीं मैं कहूँगा किसी को कि वो लमसम इन्वेस्ट कर दे और 15% पे पहुँच जाए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एलोकेशन आप बना सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव गोल्ड जैसी एसेट क्लास में जाने का यही है कि ये लो कोरिलेटेड है विद अदर एसेट्स and over a period of time it can provide that insurance, that hedge to your portfolio, and in terms of your risk adjusted return, it adds that sort of value to the portfolio, so it should be looked at from that perspective. इसको आप वक्ती तौर पे या आज बहुत अच्छा चल रहा है तो उसमें हमें एक्सपोजर लेना है, उस तरह से आपको नहीं देखना चाहिए। और सिल्वर क्योंकि गोल्ड से तो सबको प्यार है इंडिया में जी, तो मुझे लगता है हर हाउस होल्ड में थोड़ा बहुत गोल्ड मिल जाता है, जी पोर्टफोलियो में भी गोल्ड दिखाई देता है जी, बट सिल्वर में रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया नहीं था पहले। अब जब देख रहे हैं कि बहुत रिटर्न्स बन रहे हैं और गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स पहले से अवेलेबल थे, जबकि सिल्वर ईटीएफ बहुत बाद में आए। जी जी जी। तो आपने अपने पोर्टफोलियो में सिल्वर ईटीएफ या सिल्वर को जगह दे दी थी सही समय पर? नहीं नहीं, मेरे पोर्टफोलियो में तो कुछ भी एक्सपोजर नहीं है सिल्वर को। नहीं है, मिस किया? नहीं मिस किया। अच्छा, ये चीज़ें जो आपने कहा है ना बहुत ऑनेस्टली आपने कह दिया, आप चाहते तो मतलब ऐसे ही अपने आप को दिखाने के लिए कह सकते थे, मुझे तो सब मालूम है, तो मैंने तो 2024 की शुरुआत में सिल्वर ले लिया था। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में गलतियां होती हैं इन्वेस्टर्स से, तो फंड मैनेजर से भी होती होंगी कभी कभी। जी 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 बिल्कुल। और इन्वेस्टर सीखते भी हैं उन गलतियों से। जी। तो एज ए फंड मैनेजर आपने कुछ ऐसी कोई गलती हो गई हो, कितनी जल्दी आपने करेक्ट की थी वो और क्या उससे सीख मिली थी एज अ फंड मैनेजर? या तो आपने इन्वेस्टमेंट को लेकर बता सकते हैं मुझे, या फिर आप बताइए कि कुछ फंड मैनेजमेंट में कोई याद आता हो आपको। मैं इन्वेस्टमेंट के उसमें बता सकता हूँ। लकीली फंड मैनेजमेंट साइड में कोई ऐसी बहुत बड़ी गलती नहीं की। लेकिन इन्वेस्टमेंट साइड में हमेशा ये होता है कि मैं इसको कैसे सही शब्दों में बताऊँ, मैं ज़रा सोच रहा हूँ। आप चाहते हैं कि आप हमेशा बॉटम कैच करना चाहते हैं एज एन इन्वेस्टर, आप टॉप कॉल करना चाहते हैं एज एन इन्वेस्टर। थ्योरी में बड़ा अच्छा लगता है। अभी मैं कोविड की बात बताता हूँ। कोविड में मार्केट्स क्रैश हो गए थे। फिक्स्ड इनकम में हमारा बड़ा क्लियर व्यू था कि एक बार मार्च का स्ट्रेस आया तो हमने इन्वेस्टर्स के लिए उसमें मेरे प्रायर ऑर्गेनाइजेशन में हमने नोट लिखा कि फिक्स्ड इनकम का जो माहौल है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव हमको लग रहा है आगे गोइंग फॉरवर्ड। काफ़ी स्प्रेड्स ब्लो आउट हो चुके बिकॉज FII काफ़ी सेलिंग हुआ था और इवन इन द AAA रेटेड सिक्योरिटीज़ लिक्विडिटी का बहुत इशू हुआ था और काफ़ी स्प्रेड्स ब्लो आउट हो गए थे। मिनी 2008 काइंड ऑफ अ थिंग दैट वी सॉ इन मार्च ऑफ 2020। और काफ़ी क्लियर व्यू इन्वेस्टर्स को गया था कि ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है, अगर आप फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू विल मेक decent risk adjusted returns. That is our forecast. On the equity side, मान लीजिए मुझे 100 रुपये इन्वेस्ट करने थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसको 3 हिस्सों में डाल के मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा। और मार्च ऑफ 2020 में मेरा पहला ट्रांच मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया। तो उस दौरान काफ़ी लोगों ने रिडीम भी किया, काफ़ी लोग घबरा भी गए थे। तो मेरा जो इतने सालों का था, तो मैंने सोचा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी RBI एंड गवर्नमेंट बोथ आर कम इन द मार्केट टू सपोर्ट, यहाँ से ये चेंज होना चाहिए। तो मार्केट को ये क्लैरिटी शायद जून तक भी नहीं आई थी और मार्च के बाद ही अप्रैल से इफ़ आई रिमेंबर राइट द मार्केट टर्न्ड अराउंड। तो मैंने जो 33% इन्वेस्ट किया था उसकी सेकेंड ट्रांच मैंने सोचा कि ये तो चल गया मार्केट, एंड आई वेटेड। दैट वाज द मिस्टेक, दैट वाज अ बिग मिस्टेक, क्योंकि उसके बाद वो दोबारा मुझे मौका नहीं मिला। सो दैट मनी विच आई पुट, तो उसका तो मल्टीपल रिटर्न हो गया। द मनी विच आई कुड नॉट पुट, सो कहने का मतलब ये है कि कई बार हम
अच्छी खासी हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस होते हुए, नॉलेज होते हुए भी हम जो बायस होता है अपना इंटरनल, हम उसको ओवरकम नहीं कर पाते हैं। तो वो एक जो डिसिप्लिन है, वो होना बहुत ज़रूरी है। I agree with you. तो कहना बड़ा आसान है कि बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट, ग्रीडी होता व्हेन नहीं है। फेयरफुल, फेयरफुल व्हेन ग्रीडी, बट उसको करना और रेगुलरली सही समय पे उसको करना, क्योंकि ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते। यदि किसी ने 2008 के बाद जो करेक्शन होता है उसका मौका खो दिया, किसी ने 2013-14 टेपर टेंट्रम में मौका खो दिया, किसी ने 2020 का मौका खो दिया, ये सब लाइफ चेंजिंग काइंड ऑफ इवेंट्स हैं। तो ऐसे कुछ इवेंट्स एक इन्वेस्टर की लाइफ में 5 या 6 बार आते हैं, तब आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट हमेशा होता है, तो उससे हमें बाद में चल के वो चीज़ें आसान लगने लगती है, जबकि उस समय जब इवेंट अनफोल्ड हो रहा होता है तो रिस्क दोनों साइड होते हैं। तो आपको केयरफुली वे करना चाहिए कि किस तरफ जा रहा है, लेकिन हाफ हार्टेड डिसीजंस ना लें। अगर आपने एक साइड में आपने केयरफुली वे करके कोई डिसीजन लिया है तो उसको पूरा फॉलो करना चाहिए। और एक साइजिंग, जो पोजीशन साइजिंग होती है आपकी ट्रेड की, वो आपके कन्विक्शन को मैच करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि मेरा बहुत ही हाई कन्विक्शन है तो आई हैव टू पुट a lot of exposure to that trade to get meaningful return. यदि मेरा 100 रुपये है, मेरा एक्सपोजर बहुत हाई है और मैंने 5 रुपये इन्वेस्ट किया, 10 रुपये इन्वेस्ट किया, तो उसका वो मीनिंगलेस है। फिर उस पर भले ही मैं कितना भी रिटर्न कमा लूँ, वो मीनिंगलेस है। जो आपने कहा, ऐसे ही बात चल रही थी किसी फंड हाउस के CIO से। उन्होंने एक अच्छी बात कही कि हम कई बार ये सोचते हैं कि मैंने अगर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया और ये नहीं चला एसेट क्लास, मेरा लॉस हो जाएगा। बट लॉस उसमें नहीं है, लॉस इसमें है कि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, बिल्कुल। लॉस कितना होगा? जी। 1 लाख का होगा ना मैक्सिमम जी। वैसे तो म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जीरो हो जाए वो भी चांस नहीं होते हैं, बट फिर भी जी आपका लॉस तो लिमिटेड टू जितना इन्वेस्ट किया है। बट नहीं किया और 1 लाख 10 लाख बन गया, बन जाता और आपने मिस कर दिया, तो दैट इज ए बिगर लॉस। तो अक्सर यही होता है कि इन्वेस्टर्स मौका गवा देते हैं जी। और उसका फायदा नहीं उठा पाते। दूसरी बात, एक जो आप बात कर रहे थे, ये मैंने हमेशा देखा है कि जैसे हमने देखा इक्विटी में 21 से लेकर और सितंबर 2024 तक अच्छी रैली हुई जी। तो इन्वेस्टर्स ने ऐसा नहीं 21 में पैसा लगाया था, ज्यादा पैसा ज्यादा ने वो 23 में आके 24 शुरुआत में लगाया जी। और बहुत नहीं कमाया जी। या किसी ने 24 में तभी लगाया जब बिल्कुल मार्केट पीक पर हो गया था और लॉस देखा। जी। वो भी गलती नहीं है, गलती ये है कि अब वो निकल रहे हैं वहां से। एक तो पीक पर इन्वेस्ट किया, उसके बाद में जब पैसा नहीं बना तो अब उनका इस तरह का मतलब मुझे कई बार सुनने को मिलता है कि इक्विटी मार्केट में कुछ खास हो नहीं रहा है, यहाँ पर कुछ 1 साल में कुछ दिखाई नहीं दिया तो बेटर निकल जाते हैं, फिर दोबारा आएंगे। अगर आपको दोबारा आना था और नीचे के मार्केट में तब 21-22 में आए होते, आप आए तब हो जब मार्केट में आपको रैली दिखाई दी, तो इसका मतलब दोबारा से जब रैली होगी तब आप आओगे, है ना? तो फिर मिस कर दोगे। तो या तो इन्वेस्टर सही समय पे एंट्री करे, या फिर अगर एंट्री कहीं भी हो गई है तो इन्वेस्टेड रहे, तभी पैसा बन सकता है। तो हमारे जो बायसेस हैं वही शायद कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में बाधा बन जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो सर एक बात और पूछनी थी मुझे, जब अक्सर पूछता हूँ कि फंड मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है कि दूसरे का पैसा मैनेज कर रहे हैं। जी जी। तो आप इस स्ट्रेस को बस करने के लिए क्या करते हैं, क्या आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं? तो बेसिकली एक तो मुझे मार्केट्स पसंद है बहुत ज़्यादा। ओके। तो जिस तरह का स्ट्रेस होना चाहिए वैसा होता नहीं है, क्योंकि शौक ही है मार्केट्स को फॉलो करना, और आपकी जो अप्रोच रहती है वो एक स्टूडेंट के जैसे होती है। सो एवरी डे यू आर लर्निंग समथिंग, एवरी डे यू आर ट्राइंग टू डेसिफर द मार्केट, डेसिफर द सिग्नल्स दैट आर थ्रोन आउट बाय वेरियस इंडिकेटर्स। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा सेट्स ट्रैक करना, उसको एनालाइज करना, कोशिश करना कि इससे किस तरह के फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट मैं डिसाइफर कर सकता हूँ और अपने पोर्टफोलियो में यूज़ कर सकता हूँ। तो वो जैसा उसका होना चाहिए वो होता नहीं है। आपको स्ट्रेस होता है परफॉर्मेंस रिलेटेड, जब आपकी कॉल सही नहीं जाए, आपको डीप इंट्रोस्पेक्शन करना पड़े, तब आप अपने यूनिट होल्डर्स के लिए अच्छा ना कर पाएँ। तो वैसे पीरियड्स किसी भी फंड मैनेजर की लाइफ में आते ही हैं। और अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अब जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी सब लोग फील करते हैं।
राइट। लेकिन हम उसमें ऑपरेट करना के अलावा कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, हम उसमें ऑपरेट करते ही हैं। तो ये जो स्ट्रेस आता है ये ग्रेविटी की तरह हो जाता है आफ्टर सर्टेन पॉइंट इन टाइम। तो महसूस तो होता है लेकिन वो उतना इम्पैक्ट नहीं करता। तो किसी भी नॉर्मल पर्सन की तरह मुझे भी OTT देखना पसंद है, स्पोर्ट्स में ऑनगोइंग जो भी टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं मैं सब देख लेता हूँ। चेस खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो चेस इज़ अ वंडरफुल स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। बुक्स पढ़ने का मुझे शौक है, तो थोड़ा बुक्स पढ़ लेता हूँ। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना वीकेंड्स में। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपने बोला कि स्पोर्ट्स आपको पसंद है। देखा जाता है कि क्रिकेट एक माना जाता था कि जेंटलमैन गेम है, जी जी जी। और सिमिलरली अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आज भी बहुत सी महिलाएं इन्वेस्टमेंट के लिए अपने मेल पार्टनर्स पर, हस्बैंड बोलो या पिता पर बोलो, जी, जी, काफ़ी जी। हद तक डिपेंडेंट जी रहती हैं। बिल्कुल। हालांकि एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी बात नहीं। इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर की बात की जाए या बहुत अच्छी अच्छी जगह पर विमेन हैं, बट लेकिन फिर भी जो मैंने जी। कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी क्रिकेट की बात हो तो ज़्यादा करके देखने वाले भी और खेलने वाले भी जी ये माना जाता था। बट अभी हमने देखा कि हमारी विमेन जी 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 क्रिकेट टीम जी ने वर्ल्ड कप जीता। जी। तो इससे इन्वेस्टर्स को क्या सीख लेनी चाहिए, या कोई सीख मिलती है क्या? जी क्या इससे ऐसा लगता है कि खेल के प्रति तो रुझान डेफिनेटली मुझे लगता है कि क्रिकेट में और भागीदारी बढ़ेगी जी महिलाओं की, बट क्या इन्वेस्टमेंट में या इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स, वेल्थ मैनेजर्स, यहाँ पर भी मतलब अपना पैसा मैनेज करेंगी तो डेफिनेटली वो ज़्यादा फंड मैनेजर्स, ज़्यादा वेल्थ मैनेजर्स भी बन सकते हैं। जी, of तो क्या course। ऐसा लगता है कि इससे कुछ पॉजिटिव हम इसको समझ सकते हैं? जी हाँ, डेफिनेटली। जिस तरह से हमने ये जीत हासिल की है, एक तो जीत हासिल करना पहली बार इतने सालों से बिल्कुल। हम इस कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कभी अनफॉर्चुनेटली हमें मौका नहीं मिला कि हम ये जीत पाएँ। तो ये जीत हासिल करना अपने आप में, दिस इज 1983 मूवमेंट ऑल ओवर अगेन। सो वी आर वेरी प्राउड एंड डेफिनेटली बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा इससे। काफ़ी जो यंग गर्ल्स हैं, कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स उसमें इजाफा होगा। और जिस तरह की पारी, जैसे फॉर एग्जांपल जेमिमा रॉड्रिक्स ने सेमीफाइनल में खेली, या इन द फाइनल जिस तरह से आपने अगर हमारी टीम की फील्डिंग का लेवल देखा हो, सो इससे पहले का जो लेवल था और फाइनल में इन्होंने जिस तरह से लिफ्ट किया अपने आप को, इट वाज अनबिलीवेबल। तो कहते हैं ना, कम एट द आवर कम एट द मैन, इट वाज कम एट द आवर कम एट द वुमेन। तो वैसा देखने मिला। और आपने जो कहा वो काफ़ी हद तक सही है कि इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट महिलाएं उतनी आत्मनिर्भर नहीं है जितनी वो हो सकती हैं। अगर वो घर बार चला सकती हैं तो फिर इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि वो नहीं कर सकें। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अप्लाइंग देमसेल्व्स। और आजकल तो ऑनलाइन इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जैसे एडवाइज़र्स मौजूद हैं, आपके चैनल्स मौजूद हैं, पॉडकास्ट मौजूद हैं, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन आप गैदर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली महिलाओं को ये कोशिश करनी चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो खुद ही मैनेज करें। मुझे इसमें कोई शक नहीं लगता कि वो ये ना कर पाएँ। तो हमारे पास तो यहाँ एग्जाम्पल है कि द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड की फाउंडर जी 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 मधु लुनावत जी एक सक्सेसफुल बिल्कुल एंटरप्रेन्योर हैं। बिल्कुल। तो डेफिनेटली महिलाएं चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं, चाहे खेल की बात हो या फिर इन्वेस्टमेंट की। सिर्फ जरूरत है कि आगे आने की। जी, यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारी स्कूल लेवल की एजुकेशन है, इसमें जो है एक बेसिक फाइनेंस के लिए कुछ कोर्स होना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। क्योंकि ये जो सारी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, ये जब आप कॉलेज लेवल पे आते हैं, इवन कॉलेज लेवल के बाद अगर आप कोई स्पेशलाइज कोर्स करते हैं तो काफ़ी कुछ आपको उस दौरान सीखने को मिलता है। तो यदि हम कुछ बेसिक्स तभी से अपने बच्चों की लाइफ में इंट्रोड्यूस करना शुरू करें तो ये काफ़ी मदद करेगा फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने में। तो सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। जी। और सर, आपने समय निकाला और बहुत ही आसान भाषा में डेट को समझाया। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डेट के बारे में इन्वेस्टर्स
को जानकारी थोड़ी कम है, जी इक्विटी से भी, ऐसा मेरा अनुभव है। और ये जो फंड है जी। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, मुझे लगता है कि अच्छी कैटेगरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचना नहीं होता है कि कब कहाँ पर ज़्यादा करें एलोकेशन, कहाँ कम करें, वो फंड मैनेजर्स Absolutely. डिसाइड कर लेते हैं। Absolutely. और दूसरी बात ये भी जो पहले भी कह रहा था कि अगर आपको एलोकेशन समझ में भी आ गया, कोई को बता भी दे और बार बार आप रीबैलेंस करेंगे तो टैक्स लायबिलिटी आपके हाथ में आएगी। आप जी। फंड लेवल पर जब रीबैलेंसिंग होती है उसकी लायबिलिटी आपके हाथ में नहीं आती। जब फाइनली आप यूनिट्स को रिडीम करते हैं तभी आपको कैपिटल गेन टैक्स के बारे में सोचना होता है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। भी एक एडवांटेज है यहाँ पर। तो एक तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं और इस फंड के लॉन्च के लिए। मुझे Thank you, उम्मीद है thank ये you, फंड thank you. बहुत मददगार साबित होगा इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में, और आपने आज इस चर्चा में भाग लिया, इसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। थैंक यू पंकज जी, मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज हमने उमेश शर्मा जी से विस्तार से बात की डेट आउटलुक को लेकर, और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को किस तरह से मैनेज करेंगे, क्या इन्वेस्टर्स को उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।